जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 का जो बाल विकास एवं शिक्षा छात्र यानी कि सीडीपी का संभावित प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। यह प्रश्न पत्र दोस्तों वर्तमान पैटर्न पर आधारित है। वर्तमान पैटर्न मतलब आपका देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से प्रश्न पूछने का तरीका जो चेंज हुआ है, ठीक है, जो वर्तमान पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस समय, उस पर आधारित प्रश्न पत्र होगा। और यह वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ से आपको जो सीधे आपके जो एग्जाम होगा सीटेट का, वहाँ से कई प्रश्न हूबहू देखने को मिल सकते हैं। अगर हूबहू प्रश्न नहीं आएंगे कुछ, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको जरूर मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, इस वीडियो के द्वारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, जिसमें से कुछ मात्र सब्सक्राइबर बचे हुए हैं 1000 कंप्लीट होने में। तो प्लीज़ आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज का संभावित प्रश्न पत्र। साथियों, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का सीडीपी का अभ्यास पत्र है, यानी कि संभावित प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, यह सिद्धांत किसका है? तो साथियों, यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसमें या तो जो है बाल विकास सिर से पैर की ओर विकास होता है, या फिर जो है केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछता है तो इसका क्या है, समीप दूराभिमुख का सिद्धांत के अनुसार ऐसा है, सिर से पैर की ओर, या फिर शीर्षगामी, या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो सिर से पैर की ओर होता है, ये किसके आधार पर होता है, यानी किस सिद्धांत के आधार पर? तो ये होता है आपका शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, शीर्षगामी सिद्धांत के अंदर जो अंतर्गत जो डेवलपमेंट होता है साथियों बच्चे का, वो सिर से पैर की ओर होता है, और जो आपका समीप दूराभिमुख होता है वो केंद्र से बाहर की ओर, या फिर आपका जो है आपका केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साथियों, दूसरा नंबर कह रहा है कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे तेजी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम बचा नहीं, बिल्कुल इसलिए टाइम आपका बचे, इसलिए हम काफी तेजी से निकलेंगे। ठीक है, यहाँ से प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जैविक परिपक्वता की, सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क की। तो सही जवाब साथी हो जाएगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क का। ठीक है, जहां पर आपको लेवाइगोस्की महोदय मिले वहां पर सामाजिक संस्कृति सब्जेक्ट जो शब्द आपको ढूंढना है उन विकल्पों में। ठीक है, जहां पर आपको यहाँ पे मिला हमको सांस्कृतिक और यहाँ पे मिल गया सामाजिक, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने क्या कहा है, बच्चे का विकास जो होगा जो है सामाजिक समाज की अंतःक्रिया के द्वारा। ठीक है, यानी कि सामाजिक संस्कृति इनका टैगवर्ड से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चे का किस अवस्था में वस्त्र स्थायित्व का गुण आ जाता है? तो साथियों, वस्त्र स्थायित्व का गुण किस में आएगा आपका? जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जिसमें से 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। चारों अवस्थाएं ये रही आपकी। ये जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, और 11 से 11 वर्ष प्लस, यानी 11 से लगभग 15 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ कहा है वस्त्र स्थायित्व का गुण, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस पर बल देती है? तो साथियों, किस पर बल देती है? योगात्मक आकलन परीक्षा के लिए, या संप्रत्यय समझ, या फिर आपका वेधन और क्षमता अभ्यास? तो साथियों, जो आपका एनईपी 2020 है ये संप्रत्यय और समझ यानी कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर बल देती है। और यहाँ पर वर्तमान शिक्षण ढांचा क्या है एनईपी 2020 के अनुसार? तो 5+3+4 का जो है वर्तमान ढांचा है। और यहाँ पर टीचर कैसा होना चाहिए इसके अनुसार? तो टीचर एक सुगमकर्ता के तौर पर काम करेगा। ठीक है, सहगामी सुगमकर्ता के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए? शिक्षण पूरी तरह से नियंत्रित में होगा तो नहीं, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत होगा तो नहीं, विद्यार्थी ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? ठीक है, तो ये जहां पर ये विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी के द्वारा बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 कर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में व्यक्ति सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार पर ध्यान केंद्रित करता है?
तो देखिए जो कोहलबर्ग है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें से इन्होंने 3 स्तर और 6 चरण यानी कि प्रत्येक स्तर के 2 चरण इन्होंने बताए हैं। तो कह रहा है कि सामाजिक अनुबंधन और व्यक्ति अधिकार, तो कह रहा है अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन, या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो देखिए सामाजिक अनुबंधन यहाँ पे लिखा हुआ, सामाजिक अनुबंधन यहाँ है, तो इस तरह से आप मैच करके सही कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा काफी क्वेश्चन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर तुरंत आपको एक नजर में मिल जाएगा, भले ही आपको याद हो ना हो, अलग चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कर हावर्ड गार्डन के अनुसार बहुविध सिद्धांत के अनुसार एक कवि या लेखक में किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो हावर्ड गार्डन ने कितने प्रकार की बुद्धियां बताई, तो एनसीईआरटी में टोटल 8 प्रकार की बुद्धियां हैं। हावर्ड गार्डन ने कौन सा सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कारण इनमें स्थानिक बुद्धि होगी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, या फिर संगीत में। तो साथियों यहाँ पर कहा लेखक के बारे में, लेखक या कवि के बारे में, तो इसमें क्या होती है आपकी भाषाई बुद्धि होगी। लेखक कवि में कैसी बुद्धि होगी, भाषाई बुद्धि होगी, ठीक है। स्थानिक बुद्धि इनमें होती है जो आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है, जो मूर्तियां इत्यादि बनाती हैं उनमें स्थानिक बुद्धि होती है। और आपका भाषाई बुद्धि तो आपका इसमें हो गया लेखक कवि में। अंतर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि किसमें होती है, जो दूसरों की भावनाओं विचारों को समझते हैं उनमें अंतर्व्यक्तिक होती है। अंतराव्यक्तिक जो खुद की भावना विचारों को समझते हैं उनमें होती है। संगीत में बुद्धि किसमें होती है, जो सिंगर होते हैं, म्यूजिशियन सिंगर, उनमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग यानी कि पहाड़ का अर्थ क्या होता है। तो इसके फोल्डिंग अवधारणा किसने दी है पूछे, तो आप क्या बताएंगे, लेवाइगोस्की बताएंगे। अब कह रहा है इसका अर्थ क्या है, तो बच्चों को समस्या समाधान के लिए संकेत और इशारे देना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके फोल्डिंग क्या होती है साथियों, तो किसी समस्या को समाधान के लिए जो संकेत, इशारे या अस्थायी सहारा जो देते हैं, अस्थायी मदद, वही होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपका तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम बचाना है मुझे अभी, ठीक है। बाकी की वीडियो में बहुत पहले हम लगातार डिस्क्राइब करते हुए कह रहा है समावेशी शिक्षा का आधारभूत विचार क्या है। तो समावेशी शिक्षा का आधारभूत विचार क्या होता है, तो जहाँ पर एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के बच्चे, यानी कि समावेशी शिक्षा में आपका दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चे, और सामान्य बच्चे, पिछड़े हुए बालक, प्रतिभाशाली बालक, जहाँ पर सभी एक ही क्लास में एक ही छत्र छाया में, मतलब एक छत के नीचे एक ही क्लासरूम में सभी पढ़ें, तो होती है आपकी समावेशी कक्षा। तो कह रहे इसका आधारभूत विचार क्या है, तो कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग एक स्कूल बनाना नहीं, सभी बच्चों को उनकी अक्षमताओं के बावजूद नियमित स्कूल में पढ़ाना। तो आपका ऑप्शन ए आपका सॉरी बी आपका करेक्ट है, ठीक है। कह रहे प्रतिभाशाली, तो ध्यान देना बच्चों की क्षमता के अनुसार उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटना, तो बांटना या अलग करना नहीं होता है, सभी बच्चों को एक साथ एक स्कूल में एक छत के नीचे पढ़ाना होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से समाजीकरण का द्वितीय कारक, समाजीकरण का द्वितीय कारक। देखिए साथियों, जो आपका समाजीकरण होता है बच्चे का, ठीक है, समाजीकरण में 2 एजेंसी होती है, एक प्राइमरी यानी प्राथमिक, और दूसरी होती है द्वितीयक यानी सेकेंडरी एजेंसी, या फिर गौड़, ठीक है। तो द्वितीयक को 3 नामों से जानते हैं। द्वितीयक यहाँ है तो द्वितीयक भी दे सकता था यहाँ पर गौड़ भी दे सकता था, और सेकेंडरी तो यहाँ लिखा ही है। तो देखिए सेकेंडरी क्या होती है, सेकेंडरी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवार, पाठशाला, विद्यालय, या फिर निकटतम परिवार का सदस्य। तो साथियों ये हो जाएगा आपका विद्यालय, यहाँ पर सेकेंडरी हो जाएगा। आपका जो परिवार, माता पिता, भाई बहन, ये प्राइमरी हो जाएगा, यानी कि पहला कारक, प्राथमिक कारक। और आपका आस पड़ोस भी प्राथमिक हो जाएगा। निकटतम परिवार का सदस्य यानी कि माता पिता, भाई बहन जो भी होंगे, ये सभी प्राइमरी में होंगे, लेकिन सेकेंडरी में आपका सी जाएगा ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कथन कह रहा है कि बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम है। तो क्या केवल आनुवंशिकता का परिणाम है, तो नहीं, ये केवल आनुवंशिकता का परिणाम नहीं है। कह रहा वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब विकास जो होता है वातावरण का विकास पर पूरा प्रभाव पड़ता है, यानी 50% आपका वातावरण का, 50% आपका आनुवंशिकता का। तो दोनों यहाँ पर तर्क और कथन दोनों गलत है। तो कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन डी यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा उसमें वातावरण और आनुवंशिकता 50-50 का दोनों का योगदान होता है, और दोनों गुणात्मक होते हैं, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों गुणात्मक होते हैं, ठीक है। तो सीडीपी की संपूर्ण मैराथन की वीडियो चैनल पर अपलोड है, जिन लोगों को देखना चाहें तो देख सकते हैं। वहां पर सीडीपी का पूरा सिलेबस हमने सीडीपी कंप्लीट कर रखा है, वहां पर आपको हाल ही में वीडियो डाल रखी है, जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठन वैफल्य यानी कि डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है।
तो क्या पढ़ने की कठिनाई से, चलने की कठिनाई से, सुनने की, या फिर चित्र बनाने की? तो देखिए पठन वैफल्य होता है साथियों आपका, यानी डिस्लेक्सिया, ये पढ़ने में कठिनाई होती है। यानी कि हमने आपको कई बार बताया बी को डी को बी, जो बच्चा समझता है, ठीक है, तो और इनको उच्चारण में भी समस्या होती है शब्दों को, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक जो है ये कैसी संरचना है? तो ध्यान देखिए जैविक पूछता है, ठीक है, सॉरी एक जेंडर पूछता है, एक जेंडर पूछता है, एक लिंग पूछता है। अगर जेंडर पूछता है साथियों तो क्या यह सामाजिक संरचना है, या फिर जैविक है, या फिर आपका मनोवैज्ञानिक है, या फिर सहजता है? तो साथियों जेंडर की बात आए जब, तो जेंडर कैसा हो जाएगा? जल्दी जल्दी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, जेंडर क्या हो जाएगा? तो साथियों जेंडर एक सामाजिक संरचना होगी, क्या होगी? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है। जेंडर कैसी संरचना है? यह एक सामाजिक संरचना है, लेकिन लिंग होता है यहाँ पर, लिंग या सेक्स, तो वह एक जैविक संरचना होती, ठीक है। लेकिन यहाँ जेंडर पूछा है तो यह आपका सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन यानी कि असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या होना चाहिए? रैंक देना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, छात्रों को उत्तीर्ण उत्तीर्ण करना नहीं, छात्रों की भ्रांतियों को समझना और शिक्षण अधिगम में सुधार करना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो असेसमेंट होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य बच्चे की गलतियां भ्रांतियां कहाँ पर है और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करना, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित बच्चा कब होता है? तो उसकी सोच की अवस्था की विशेषता है अहम केंद्रित, उसकी सोच की अवस्था की विशेषता किसमें है? पूर्व संक्रांतक, मूर्त संक्रांतक, संवेदीगामक, या फिर आपका औपचारिक संक्रांतक अवस्था? तो सही जवाब जाएगा दोस्तों पूर्व संक्रांतक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रांतक अवस्था, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कब से कब तक होती है? 2 से 7 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर जीववाद और अहम केंद्रितता दोनों की दोनों अवस्थाएं बच्चों में पाई जाती हैं, ठीक है, दोनों लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को कैसे संबोधित करेगी? तो विविधता को कैसे संबोधित करेगी? क्या विभिन्नता को स्वीकार करने में उसको महत्व देकर, या फिर उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग करके? तो अलग करना नहीं होगा, मानकीकृत नहीं हो जाएगा, बच्चों का नजरअंदाज नहीं करेंगे, विभिन्नता को स्वीकार करना और उसको एक जो है उत्सव के रूप में मनाएंगे विविधता को, ठीक है, उत्सव के रूप में मनाएंगे, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हो बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे तो अलग अलग चीजें सीख पाएंगे, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कर सृजनात्मकता को अक्सर किसके साथ जोड़ा जाता है? तो जो साथियों सृजनात्मकता होती है यानी कि क्रिएटिविटी, इसको किसके साथ जोड़ेंगे? अपसारी मॉडलिंग या फिर अनुकरण? तो देखिए यहाँ पर आप एलिमेशन मेथड का इस तरह के क्वेश्चनों में सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेशन मेथड क्या कहता है? जो आपको दो विकल्प मतलब एकदम अलग ही हों, ठीक है, आप वहां से एडिंग हो रहा है, अलग हो एकदम साफ दिख रहे हो, तो उन ऑप्शन को अलग करना है। यहाँ पर मॉडलिंग और अनुकरण दोनों दिख रहे हैं अलग है, यहाँ पर बच्चा अपसारी और अपसारी। तो देखिए सृजनात्मकता साथियों क्या होती है? अपसारी यानी कि डाइवर्जन थिंकिंग। डाइवर्जन थिंकिंग क्या होती है? तो जिन क्वेश्चनों के आंसर एक से अधिक हो, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसके एक से अधिक उत्तर हो। हमने आपको कई बार बताया कि अगर आपका जो है मान लो आपके घर में 7 दिनों तक या 3 दिनों तक पानी ना आए तो क्या करेंगे, या फिर मान लो पृथ्वी से जो है जंगल खत्म हो जाए तो क्या हो जाए। तो इस तरह के जो होंगे क्वेश्चन उसमें क्रिएटिविटी बच्चा दिखाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभिसारी क्या होती है? रटी रटाई चीजें होती है, यानी कि भारत की जो है जनसंख्या लगभग कितनी है, ठीक है, तो वो हो गया। गांधी जी का जन्म कब हुआ? भारत आजाद कब हुआ? देश की राजधानी क्या है? तो इस तरह क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो अभिसारी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पर सृजनात्मकता क्रिएटिविटी ऑप्शन बी के साथ जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयर समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी का संप्रत्यय किसने दिया है? तो साथियों जेडपीडी का संप्रत्यय किसने दिया है? क्या बीएफ स्किनर, जीन पियाजे, वाइगोस्की, या फिर ब्रूनर? सही जवाब हो जाएगा आपका वाइगोस्की। वाइगोस्की ने जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच और एमकेओ इन चारों चीजों का जो दिया है ये वाइगोस्की महोदय ने संप्रत्यय दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की गलतियां यानी एरर्स क्या होती हैं? कर अधिगम प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा होती है, या फिर शिक्षण कठोरता में सुधारी जानी चाहिए, या फिर बच्चों को कम बुद्धि को दर्शाती है, या फिर शिक्षण में बाधा उत्पन्न करती है? तो दोस्तों साथ आप अगर ध्यान से देखेंगे जो एरर्स होती है साथियों ये क्या होती है? यह अधिगम प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा होती है, यानी कि स्वाभाविक होता है। गलतियां क्या होती है साथियों? शिक्षण में स्वाभाविक होती हैं, और ये क्या दर्शाती हैं? तो बच्चे की मानसिकता को दर्शाती हैं कि बच्चा आखिरकार प्रश्न में करना क्या चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एसक्यूएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए। साथियों, हमने आपको सीधा बताया है कि इसमें ज़्यादा रटाना कुछ नहीं है, सुविधादाता या सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि टीचर जो होगा एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे के लिए देगा जहाँ पर बच्चा क्रिएटिविटी के द्वारा सीख सके और अपने क्वेश्चनों को पूछ सके, अपने अनुभव बता सके, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों की मनोदशा और इरादों को समझने की योग्यता क्या कहलाती है। तो साथियों इसमें ध्यान देंगे, ये क्या अंतराव्यक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, तो इनमें दोनों में कन्फ्यूजन आपको होती होगी। तो आप जो दूसरों के लिए कहा है साथियों, तो दूसरों को हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक, और खुद के लिए होता है इंटरा पर्सन। ठीक है, इंटरा और इंटर याद रखिएगा, इंटर मतलब दूसरे को और इंटरा मतलब खुद का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष पर आधारित, ये देखिए यही होते हैं वर्तमान पैटर्न इसी पे चल रहा है। काफ़ी क्वेश्चन आपको सीधे सीधे ऐसे देखने को मिलेंगे कथन और तर्क से संबंधित। ठीक है, तो कह रहा है एक बच्चा 11 महीने से चलना सीखता है, ठीक है, जबकि दूसरा 15 महीने में। तर्क कह रहा है कि विकास की दर व्यक्तियों की में भिन्न होती है, तो क्या ये दोनों सही हैं, ये गलत हैं, या एक सही है गलत। तो यहाँ पर ए आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही लेकिन आर गलत, या फिर ए सही आर गलत, सॉरी ए गलत आर सही। तो ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक कोई बच्चा है जो 11 वर्ष मतलब 11 महीने में चलना सीखता है, वही दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। ठीक है, और तर्क क्या कर रहा है कि विकास की दरें सबकी भिन्न होती है, तो बिल्कुल सही है दोनों। आप तर्क और कथन दोनों सही हैं, ये बिल्कुल बता रहे हैं सही, क्योंकि सभी की विकास की अवस्थाएं थोड़ा सा भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी कारण से, इन्वायरमेंट या फिर आनुवंशिकता किसी कारण से हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम क्षमता वाले छात्र जैसे एडीएचडी के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है। तो कौन सी लंबी और जटिल निर्देश देना, या फिर छोटे छोटे कार्यों को प्रबंधी में बांटना, या फिर उन्हें एक कक्षा के कोने में बिठाना, या फिर बार बार दंड देना। तो देखिए साथियों, जो अधिकतम अक्षमता वाले हों बच्चे, उनको आप क्या करेंगे, तो सीधे सीधे ध्यान रखिए, उनको दंड नहीं देना बार बार, ना ही अलग बिठाना है, ना ही जटिल निर्देश जारी करना है। उनको जो जानकारी आप दे रहे हों उनको छोटे छोटे प्रबंधित टुकड़ों में आप बांट करके, भागों में बांट कर देना चाहिए, यानी कि जो अधिकतम अक्षमता हो, जिनमें एडीएचडी के लिए कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है, क्या ट्रॉफी पाने के लिए सवाल हल करना, या फिर परीक्षा में फर्स्ट आने के लिए पढ़ना, या फिर दंड से बचने के लिए गृह कार्य, या फिर किसी वाद्य यंत्र को बजाना क्योंकि उसमें आनंद मिलता है। तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा की जब भी बात करेगा साथियों, तो इसमें जो बच्चा होगा वो अपनी रुचि के अनुसार और खुद के मज़े के लिए, मतलब रुचि के अनुसार अपनी जो रुचियाँ होंगी, और या फिर आपका उत्साह के लिए, खुद के मतलब खुद के लिए जो चीज़ें होंगी अंदर से, अब मतलब खुद अपनी, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट बताइए, रुक के बताता हूँ। बच्चा यानी कि खुद की जिज्ञासा को जिसमें शांत करता हो। ठीक है, तो वो होता है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा कहाँ पे होगा इसमें, तो ऑप्शन ए कह रहा है ट्रॉफी पाने के लिए नहीं, फर्स्ट में आने के लिए नहीं, बच्चे की दवा के लिए नहीं, वाद्य यंत्र बजाता है क्योंकि उससे उसको आनंद मिलता है। ठीक है, जिसमें उसको जिज्ञासा शांत होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भाषा और विचार में संबंध पियाजे का क्या मानना है। तो कह रहा पियाजे का क्या मानना था, कह रहा भाषा विचार से पहले आती है, या फिर विचार भाषा से पहले आती है और ये निर्धारित करता है, या फिर दोनों स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषा विचार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये भी गलत होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि पियाजे ने क्या कहा है साथियों, तो इन्होंने कहा कि विचार जो है भाषा से पहले आती है। ठीक है, वही अगर वाइगोस्की का कहता, तो वाइगोस्की महोदय ने कहा है कि ये दोनों जो हैं पहले एक साथ चलते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं, यानी कि उनका वाइगोस्की का कहना है कि भाषा पहले आएगी विचार बाद में आएगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा, पियाजे ने, इन्होंने कहा विचार पहले आएगी भाषा बाद में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ क्या है। तो कह रहा बच्चों को शिक्षक के अनुकरण करने के लिए कहना, या फिर बच्चों की अनुभव, उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, या फिर ब्लैक बोर्ड स्तर नकल करना, या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ना बिना मार्गदर्शन के। तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। सही जवाब हो जाएगा बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है।
आपका ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है कि मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो देखिए मूल्यांकन पद्धति साथियों होती है, इसमें नामीकरण करना नहीं, योग्यता पर आधारित विभाजित करना नहीं, विद्यार्थियों की जरूरतों की आवश्यकताओं को पहचान करना या फिर अंक प्राप्त करना नहीं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों जो मूल्यांकन होता है इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, यानी कि कौन सा बच्चा कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है, कहाँ पर उसको एरर्स आ रही हैं, कहाँ पर परेशानियाँ हो रही हैं, उन परेशानियों को दूर करना मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में कैसे शामिल किया जाना चाहिए। तो कैसे शामिल किया जाना ये चाहिए, क्या उन्हें अलग से पढ़ाया जाना चाहिए या फिर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को महत्व देते हुए मुख्य धारा में लाना, या फिर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के लिए भेजना चाहिए, या फिर उन्हें कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। तो उनसे कम अपेक्षाएं क्यों रखेंगे आप, क्यों व्यवसाय की शिक्षा के लिए भेजेंगे, उन्हें अलग क्यों पढ़ाएंगे। सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को महत्व देते हुए मुख्य धारा में लाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, करा संरक्षण की समझ पियाजे की किस अवस्था में होती है। ठीक है। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन तो किस में होती है, संवेदिका में, पूर्व मूर्त या फिर औपचारिक। तो साथियों कंजर्वेशन कहाँ पे रहता है, किस अवस्था में है, आपका जल्दी जल्दी सारी सही जवाब दें। तो साथियों मूर्त संक्रात्मक अवस्था होती है, यानी कि मूर्त कहाँ पे गई, आपका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, मूर्त संक्रात्मक अवस्था। ठीक है। ये कब से कब चलती है, 7 से 11 वर्ष चलती है। ठीक है। 7 से 11 वर्ष में कंजर्वेशन का गुण पाया जाता है बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग होता है साथियों और संज्ञान, ये एक दूसरे से क्या पूरी तरह से अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित हैं या फिर संबंधित हैं। तो साथियों ध्यान देंगे, संज्ञान और संवेग जो है साथियों ये एक दूसरे से क्या है, सन्निहित हैं। ठीक है। इंटर वर्ण या फिर इंटर कनेक्टेड कर सकते हो। और आपका संवेग अगर पूछता तो संवेग किसने दिया, तो विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के टोटल जो है संवेग बताए हैं। ठीक है। तो ये था आपका सीडीपी का वर्तमान पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई भी पर्सन नहीं जाएगा। सभी लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। 1000 कंप्लीट जल्दी से करिए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद तो हम कुछ अच्छा सा आपको और भी जब आपका मान लो टेट का एग्जाम होगा नेक्स्ट टाइम, जब आप हमसे मिलेंगे नेट टेट में या फिर और परीक्षाओं के साथ, तो अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की हम और भी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।